जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 2, वसंत भाग 1, पाठ संख्या 2, बचपन। बचपन पाठ के जो लेखिका है उनका नाम है कृष्ण सोबती। यह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक न भूलने वाला अविस्मरणीय नाम है, क्योंकि कृष्ण सोबती अविभाज्य भारत के गुजरात, ये राज्य गुजरात नहीं, पाकिस्तान में भी एक गुजरात है जिसमें विभाजन नहीं हुआ था, तब की बात मैं बता रहा हूँ। 18 फरवरी 1925 को इनका जन्म पाकिस्तान के गुजरात में हुआ। 1925 में पाकिस्तान नहीं था, ये ध्यान रखिए, वर्तमान में पाकिस्तान। लेकिन इन्होंने तय किया कि मैं पाकिस्तान में न रह करके भारत की नागरिकता लूंगी, और ये भारत में आकर के दिल्ली में रहने लगी। और इनकी मृत्यु हाल ही में अर्थात 25 जनवरी 2019 को हुई थी। अपने 93 साल के जीवन काल में इन्होंने साहित्य की बहुत सेवा की, मतलब काफी सारी रचनाएं लिखी, जिसमें से प्रसिद्ध रचनाएं हैं कादम्बरी, जिंदगी नामा, 3 पहाड़, मित्रों, मरजानी, सिक्का बदल गया है, और भी बहुत सारी है। आप लोग उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इनकी रचनाओं से प्रभावित होकर जो हिंदी की शिष्ट मंडलियां हैं, अलग अलग मंडलियां, इन्हें बड़े बड़े खिताब अर्थात पुरस्कार दिए। सबसे बड़ा पुरस्कार 2017 में अर्थात मृत्यु से ठीक 2 साल पहले साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ मिला था। अब हम इस पाठ को क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है, हम आपको ये पहले बता दें कि इस पाठ को पढ़ने के बाद हम क्या सीखेंगे। प्यारे बच्चों, कोई भी कहानी कविता हम जब पढ़ते हैं तो पहला नंबर साहित्य के प्रति हमारी रुचि जगती है, दूसरा नंबर शब्दों का भंडार होता है, उसके अतिरिक्त वाचन कौशल, लेखन कौशल और कई तरह के कौशल का विकास होता है। बचपन कोई कहानी नहीं है, यह संस्मरण है। इनकी जीवन में जिस समय छोटी थी, आप लोगों के जैसी थी, उस समय की संस्मरण मतलब यादें हैं। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद यह भी मैं मानता हूं कि आप लोग भी अपनी वर्तमान की जो घटनाएं हैं उसको शब्दों से सजा करके लिख सकेंगे। इस पाठ को पढ़ने का मेरा मकसद यही है, मूल उद्देश्य यही है। उन्होंने लिखा है, कृष्ण सोबती ने अपने बचपन की बातें लिखी है। उन्होंने लिखा है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाना चाहूंगी। मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी हो सकती हूँ, बुआ भी, बड़ी मौसी भी। देखिए कितने सुंदर शब्दों से सजा कर लिखी है कि मतलब उम्र में आपके नानी की जितनी हो सकती है, दादी की जितनी हो सकती है। जिसमें ये जिंदा थी उस समय लिखी थी, और मरने के बाद थोड़े कोई लिखता है, वर्तमान में नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पर यह लिखा है कि दादी भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है, अर्थात आपकी उम्र से इनकी उम्र बहुत काफी बड़ी है, और वो तब की बातें लिख रही हैं जिस समय वो आपकी उम्र की थी। उन्होंने आगे लिखा है कि हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। अंडरलाइन कर लीजिएगा, शताब्दी का अर्थ होता है 100 वर्ष, अर्थात 100 वर्ष एक शताब्दी कहलाता है। ठीक है, यह 20वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था सन 1925 में, और ये तब लिख रही है 21वीं शताब्दी में, मतलब 2001 के बाद इन्होंने अपने संस्मरण को लिखा है। इन्होंने अपने बारे में लिखा है कि मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आ गए हैं, पहनने ओढ़ने में बदलाव आ चुके हैं। मैं पहले रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, चॉकलेटी। इन्होंने आगे लिखा है कि फ्रॉक,
बचपन में पढ़ा करते थे, लेकिन इन्होंने लिखा है कि अब मुझे मन में बदलाव आ चुका है, पहनाव पोशाक में इनके बदलाव आ चुका है। इन्होंने लिखा है लेमन कलर का प्लेटो वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर डली थी, वो दोनों क्यों नहीं में याद है। एक बात गौर करने की है, लिख रही है हिंदी भाषा में अपने संस्मरण, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी के शब्द का भी प्रयोग की गई है। तो यहाँ आप लोग भी जिस समय लिखिएगा या लिखना सीख रहे हैं तो थोड़ा भी संकोच मत करिएगा कि हिंदी भाषा में लिख रहे हैं अथवा बोल रहे हैं तो हम अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं अथवा नहीं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं और उसको निसंदेह कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हिंदी को किसी साहित्यकार ने एक दरिया अर्थात समुद्र कहा है जिसमें कई सारी नदियां आकर के मिलती हैं। नदियां अर्थात कई सारी भाषाओं से हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। उर्दू के शब्द भी है, अंग्रेजी के भी है, फारसी अरबी के भी है और स्थानीय भाषा के भी शब्द हिंदी में आपको देखने, सुनने अथवा पढ़ने को मिल जाते हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि मुझे अपने मोजे और स्कोटिंग याद है। बचपन में अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, कोई दूसरा धोने के लिए नहीं आता। नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, सख्त मना थी इस बात के लिए। बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते थे, धो लेने के बाद अपने जूते की पॉलिश करके चमकाते थे। देखिए यहाँ संडे अर्थात रविवार को इतवार लिखा गया, इतवार उर्दू में शनिचर, इतवार ऐसे कहा जाता है दिनों के नाम, ठीक है। तो यहाँ उर्दू के भी शब्द है। तो अगर पूछा जाए कि लेखिका बचपन में संडे अर्थात रविवार को क्या करती थी, तो वह मोजे साफ करती थी, जूते पॉलिश अपना कर लेती थी, ठीक है। और इन्होंने लिखा है कि सर्वर मुझे आज भी गुड पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं, शू अंग्रेजी शब्द है अर्थात जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें जब भी नए जूते मिलते तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। चमड़े के जूते जो होते हैं शुरू में थोड़ा कड़े होते हैं, आजकल की तरह मुलायम जूते उस समय नहीं बनते थे लेखिका के बचपन के जमाने में, ठीक है। इन्होंने लिखा है कि जो पहले में और वर्तमान में परिवर्तन हुआ है वह अच्छा है, क्योंकि उस समय तो नए जूते के साथ इलाज शुरू हो जाता था, छाले पड़ जाते थे पैर में। लेकिन आज के जो जूते हैं वो आरामदेह हैं। तो खान पान को, पहराव पोशाक हो, हमारी बोली हो, भाषा हो या हमारी जीवन शैली हो, जो भी परिवर्तन आ रहे हैं तो पहले से बेहतर हो रहे हैं। कुछ बूढ़े लोग, कुछ पुरातनपंथी लोग होते हैं, कहते हैं कि हमारा जमाना था, कोई जमाना नहीं था। जमाना सबका होता है और बदलाव आवश्यक है ना। कभी भी किसी एक चीज को पकड़ करके नहीं रखा जा सकता है। इन्होंने आगे लिखा है कि कभी हम लोग लंबी सैर पर निकलते थे, सैर घूमने के लिए निकलते थे तो रुई जरूर रखते थे, क्योंकि जूते से पैर कट जाते थे और रुई उस समय मोजे के अंदर लगा कर रखने से पैर नहीं कटते थे। इन्होंने लिखा है कि हर शनिचर ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। क्यों पीना पड़ता होगा? कल्पना करिए, स्वस्थ रहने के लिए ऐसा लोग करते थे, ठीक है। इन्होंने आगे लिखा है कि याद रहे उन दिनों में कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। बदलाव कैसे आया है खान पान? उस समय दूध की कुल्फी लोग जमा करके खाते थे, लेकिन आजकल इंडस्ट्रीज में बने आइसक्रीम लोग खाते हैं। उस समय शरबत लोग पीते थे खस के, आज लोग कोल्ड ड्रिंक्स, कोको कोला, पेप्सी पीते हैं, ठीक है। इन्होंने लिखा है शिमला और नई दिल्ली में
पढ़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती है। इन्होंने रेस्तरां का भी नाम लिया है और जगह का भी नाम लिया है। ये दिल्ली से छुट्टियों में कहाँ घूमने के लिए जाया करती थी? शिमला। और क्या खाया करती थी? चॉकलेट और पेस्ट्री और अन्य चीजें ये खाया करती थी। उसी तरह से आप लोगों का भी शौक रहा होगा कुछ स्पेशल चीजें, स्पेशल जगह की खाने की और उसके आनंद लेने का। इन्होंने आगे लिखा है कि सप्ताह में एक बार हमें चॉकलेट खरीदने के लिए छूट मिलती थी। सप्ताह में केवल एक बार, ये नहीं कि हर रोज तो नुकसानदेह भी हो सकता है। इन्होंने आगे लिखा है कि चने जोर गरम और अनार के दाने का चूर, हाँ उस समय वो पुड़िया आती थी, अब वो नजर नहीं आती है और उस समय इनके लिए वो फेवरेट। इन्होंने यह भी लिखा है कि उस समय इस पर कई सारे फिल्मी गाने भी बनाए जाते थे। ठीक है, इन्होंने अपने बचपन के बारे में और भी बातें शेयर की है। इन्होंने लिखा है हम जाने की घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट थे, मोटे तगड़े थे। हृष्ट पुष्ट का मतलब मोटे तगड़े थे। उनकी बात कुछ और ही थी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो कोसों दूर तक उसकी आवाज जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। इन्होंने लिखा है यहाँ प्रकृति की सुंदरता के बारे में। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखते पत्तियां टिमटिमाने लगी। शाम होने की किस तरह से काल्पनिक शब्द में इन्होंने सुंदर वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, आप इस पाठ को जरूर पढ़िएगा और जहां भी आपको कहीं दिक्कत होगा उसको अंडरलाइन करिएगा और बाकी के बचे भाग को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।